बीच में क्लास के लिंक को, ताकि वो लोग भी क्लास में जुड़ सके। रॉकी, गुड इवनिंग। रॉकी, कैसे हैं आप? मिस्टर रॉकी, अपने दोस्त को भी शेयर कर दो ताकि वो लोग भी क्लास के साथ जुड़ सके, क्योंकि आज की क्लास में हम मुद्रा और बैंकिंग के कंप्लीट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मुद्रा यानी कि मनी के बारे में, व्यापारिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक के बारे में, और बैंक केंद्रीय बैंक के बारे में। सब कुछ जो कुछ भी आपके एग्जाम में आता है, जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है, वन शॉट एक ही क्लास में, मतलब आज का 1 घंटा, आज हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। माहिशा, हेलो। हेलो माहिशा, कैसे हैं आप लोग और कौन कौन जुड़ चुका है? जैसे ही जुड़ जाते हैं, सबसे पहला काम तो आपका होना चाहिए इस क्लास को लाइक करने का, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि लंबा चैप्टर है, काफ़ी टॉपिक्स है जिसमें आपको पढ़ना है। गुड इवनिंग माहिशा, आप कैसी हैं? सबसे पहले मुद्रा के शुरू करेंगे, जिसमें मुद्रा का अर्थ, मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा के प्रकार, मुद्रा के कार्य के बारे में पढ़ना है। फिर व्यापारिक बैंक, अर्थ, कार्य और व्यापारिक बैंक को साख सृजन। अभी रॉकी ने क्वेश्चन पूछा कि सर साख का निर्माण, बिल्कुल आज की इस क्लास में ही मैं आपको साख के निर्माण के बारे में पूरा बताऊंगा, ठीक है? ओके, सेंड भी कर देंगे, सेंड बिल्कुल सेंड करेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक के बारे में, जहाँ पर केंद्रीय बैंक के कार्य और केंद्रीय बैंक के द्वारा साख का नियंत्रण कैसे, ये सारे टॉपिक। अब ये टॉपिक ऐसा है, ये मेरी 200% की गारंटी आपकी है, इस चैप्टर से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम, की हर सारे एक ही चैप्टर से सारे क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इस चैप्टर से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। खासकर यूपी बोर्ड वाले और जो यूके बोर्ड वाले और एमपी बोर्ड वाले, इन 3 बोर्ड की मैं 100% 200% गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर का एक लॉन्ग, यानी जो आज पढ़ा रहा हूं वो फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है? जो भी आपका पेपर है, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि एमपी बोर्ड का पेपर जो है 12 फरवरी को है, तो 12 फरवरी की जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, आपकी कौन कौन से इसमें एमपी बोर्ड है? माहिशा, आप कौन से बोर्ड से हैं? लक्ष्मी यादव, गुड इवनिंग। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आज के टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुद्रा की। मुद्रा मतलब, मुद्रा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मुद्रा मतलब होता है मनी, मनी। तो मुद्रा वह वस्तु है जो, एक मुद्रा मतलब पैसे, रुपया, जिसके माध्यम से हम कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी बेचते हैं, वो सब हमारा क्या है? मुद्रा है। मुद्रा वह वस्तु है जो एक विस्तृत क्षेत्र में विनिमय के माध्यम, मूल्य मापन और मूल्य संचय के ऋणों के भुगतान के मान के रूप में स्वेच्छा, मतलब हर कोई इसका प्रयोग करता है, ठीक है? लक्ष्मी, सर जी कल ये क्लास नहीं चली थी। नहीं बेटा, कल क्लास नहीं चली, कल तो मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, थोड़ा फीवर था मुझे, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया था, ठीक है? माहिशा, सर मैं तो पीजी स्टूडेंट हूँ। ओके सॉरी माही, मैं पीजी क्लास नहीं रहा हूँ फिलहाल। मेरी अभी ये जो क्लास है, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है? अगर आप पीजी के हैं तो पीजी के लिए आप मुझे अलग से कांटेक्ट कीजिएगा। मेरे व्हाट्सअप नंबर देखिए, कॉर्नर पे देखिए व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हो सकता है मैं कुछ हेल्प करूँ आपको, ठीक है? तब साफ बात है, मुद्रा का अर्थ, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से किसी वस्तु का क्रय विक्रय होता है और स्वतंत्र पूर्वक उसका विनिमय होता है। लोग स्वेच्छा से, मतलब किसी दबाव से नहीं, सरकारी जो है पूरी तरीके से स्वीकृति प्रदान होती है, सामान्य स्वीकृति होती है, उस वस्तु को हम मुद्रा कहते हैं, ठीक है? अब बात करेंगे मुद्रा का प्रादुर्भाव कहाँ से। वैसे तो इतिहास में सभी वस्तुओं का प्रादुर्भाव किसने किया, विकास किसने किया है, इन्वेंशन किसने किया, आविष्कार किसने किया, ये पता चल जाता है। कहाँ हुआ, किस वर्ष हुआ, किस देश ने किया, पता चल जाता है। लेकिन मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसके वास्तव में इसका विकास किसने किया, कब हुआ, कब से शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, मुद्रा का अस्तित्व कब सामने आया, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन ये जरूर पता होता है बस कि इसका विकास मनुष्य के विकास के साथ साथ हुआ। तो जैसे मनुष्य के साथ साथ विकास होता चला गया, तो मुद्रा का स्वरूप भी हमारे सामने आता गया, जिसका एक क्रम होता है। जैसे सबसे पहले जब मनुष्य के सामने कुछ भी नहीं था, तो वस्तु विनिमय चलता था, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। क्या था? बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम के बाद किसका, जब जो है धातुओं का विकास हो गया, फिर धातुएं से सिक्के बनने लगे, जैसे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, फिर कागज का आविष्कार हुआ तो कागज की मुद्राएं बनने लगी, पेपर मनी। फिर बैंकिंग सिस्टम का विकास हुआ, जिससे प्लास्टिक मनी यानी कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड हुआ। उसके बाद आपके टाइम में क्या होता है, ऑनलाइन जो है पेमेंट हो गया। फिर डिजिटल मनी आ गया, यानी कि इसमें क्रिप्टो कॉइन्स हो गया, रुपये डिजी मनी हो गई, कई सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो मनुष्य की आवश्यकताओं में बदलते बदलते जब लोगों के सामने परेशानियां होती कि वस्तु विनिमय के बारे में आपने पढ़ा होगा, जब हर वस्तुओं का प्रत्यक्ष विनिमय, वस्तुएं दिया जाता था, लिया जाता, लेकिन इसमें कई सारी परेशानियां आई।
और इन सभी परेशानियों को दूर करते करते मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ, मुद्रा का अस्तित्व हमारे सामने आया। तो ये तो हो गया मुद्रा के इतिहास के बारे में। अब हमें समझना है मुद्रा का अर्थ। अगर सिंगल लाइन में अगर बात किया जाए कि मुद्रा का अर्थ एग्जाम में कैसे लिखा जाए, क्योंकि आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं अपने एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में आपको बताऊंगा कि मुद्रा को कैसे लिखना है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप में विनिमय के माध्यम के रूप में, मापक ऋणों के अंतिम भुगतान तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र एवं सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज की बात करते हैं, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसको सामान्य स्वीकृति प्रदान होती है, जिसको सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापक के रूप में प्रयोग किया जाता है, मुद्रा कहते हैं। एक लाइन में समझिएगा, बाकी आप जैसे समझते हैं मुद्रा की एक परिभाषा अर्थ ऐसा होता है ना, जिस हिसाब से आप बोलेंगे वो सही हो जाएगा कि मुद्रा हर परिप्रेक्ष्य में उसका अर्थ लागू हो जाता है। अब अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने भी मुद्रा की अलग अलग परिभाषा दी है, जिसने जैसा समझा एक्सप्लेन करना चाहा उन्होंने परिभाषा दी। जैसे कॉलबर्न ने क्या कहा, मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है, मतलब जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं, जिसके माध्यम से किसी वस्तु के मूल्य का निर्माण करते हैं, वो मुद्रा है। हार्डले विदर्स ने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। और मुद्रा का कार्य क्या होता है, वस्तु को खरीदना बेचना। मुद्रा का कार्य क्या होता है, किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण करना। मुद्रा का कार्य क्या होता है, मूल्य का संचय करना। जो भी वस्तु इन सभी कार्य को करेगा उसे मुद्रा कहेंगे। इसका मतलब हमें मुद्रा के कार्यों के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आने वाले थोड़े टाइम मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज की क्लास में सब कुछ बताना है। प्रोफेसर नैप ने भी अपने शब्दों में कहा कि कोई भी वस्तु जिसे राज्य द्वारा मतलब सरकार के द्वारा मुद्रा घोषित किया जाता है, मतलब ऐसी वस्तु जिसको सरकार ने कहा भाई ये मुद्रा है, जिसको हम लीगलिटी प्रदान करते हैं, कानून रूप से वैध है, वही मुद्रा होती है। सरकार ने कहा पुराने 500 के नोट, 1000 रुपए के नोट मुद्रा नहीं है, वो नहीं चलते हैं। सरकार ने नए 500 के नोट निकाले, फिर 2000 के नोट निकाले, फिर 2000 के नोट बंद कर दिए, तो सरकार ने कहा ये मुद्रा है तो वो मुद्रा होगी। कानूनी रूप से सरकार ने कहा ये मुद्रा नहीं है तो मुद्रा नहीं होगी। ठीक है। रंजीत सिंह, गुड इवनिंग। रंजीत सिंह कैसे हैं आप? तो यहां पर क्राउथर की एक परिभाषा बहुत ज्यादा फेमस है, तो क्राउथर की परिभाषा पढ़ लेंगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। क्राउथर की जो परिभाषा है वो संपूर्ण परिभाषा है, जो कहते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है। सामान्यतः मतलब होता है सभी लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती है, और उसी समय मूल्य के मापन और मूल्य के संचय के रूप में भी कार्य करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मुद्रा कहते हैं। रंजीत सिंह हेलो बेटा, हेलो, बताइए। अब मुद्रा की परिभाषा, क्या हर कोई मुद्रा होती है? तो मुद्रा की कुछ परिभाषा भी होनी चाहिए। मुद्रा की प्रमुखता 3 परिभाषा विशेषताएं होती है, मतलब मुद्रा में क्या नीति होनी चाहिए। नंबर 1, मुद्रा एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें सामान्य स्वीकृति हो, मतलब एक ऐसी वस्तु जहां पर आम पब्लिक, आम लोग उसको नॉर्मली एक्सेप्ट करें। मुद्रा की स्वीकृति स्वतंत्र और अच्छी होनी चाहिए। मुद्रा को विनिमय के माध्यम और मूल्य मापन के कार्य के रूप में प्रयोग होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें कोई वस्तु एक साथ करता है तो उसी वस्तु को हम क्या बोलेंगे, मुद्रा कहेंगे। समझ में आ गया? बेटा आपको समझ में नहीं आता तो आज की इस क्लास लास्ट तक ज्वाइन कीजिए, आपको इस क्लास में हर एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है बेटा तो उस पॉइंट को पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है। गुड इवनिंग रंजीत सिंह। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा के कार्य मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली में ये टॉपिक आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, मुद्रा के कार्य, क्योंकि मुद्रा के कार्य एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो मुद्रा के कार्यों की जब हम बात करते हैं, मुद्रा के प्रमुखतः 3 कार्य होते हैं। प्राथमिक कार्य 3 वर्गों में बांटा जाता है, प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य और आकस्मिक कार्य। तो जब हम कार्यों की बात करते हैं तो ध्यान में ये रखिएगा कि प्राथमिक कार्य केवल 2 होते हैं और द्वितीयक कार्य 3 होते हैं। तो 5 प्रमुख कार्य होते हैं जो मुद्रा के हैं, जिसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। विनिमय का माध्यम, मूल्य के मापन का कार्य, और द्वितीय कार्य होता है भावी भुगतान का आधार, मूल्य। इसके बारे में भी एक्सप्लेन करें। उसके अलावा कुछ सामाजिक आकस्मिक कार्य होते हैं
जो इन पांचों कार्यों के अलावा मुद्रा करती है, जैसे समाज में आय का वितरण करना, साख के आधार के रूप में कार्य करना और अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना। अब ये सब क्या है, क्योंकि एक एक लाइन में एक्सप्लेन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। बिना एक्सप्लेन एग्जाम में 5 या 6 नंबर में आता है तो आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो बेटा आप लोग समझ रहे हैं ना, जो जो जुड़े हुए हैं, रंजीत सिंह, माही शाह, लक्ष्मी यादव और रॉकी, बेटा कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। बेटा क्या कह रहे हैं आप लोग? द्वितीय कार्य को गौण, हाँ बेटा द्वितीय कार्य कहते हैं। देखिए द्वितीय कार्य का मतलब ये गौण कार्य भी कहते हैं, बिल्कुल सही बताया आपने, ये गौण कार्य भी है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब इन सभी कार्यों को आपको डिटेल से पढ़ना होगा, कौन कौन से कार्य, इसमें कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य बेटा, सर इसके बाद वाला चैप्टर जरूर बता दीजिएगा। बेटा आयुष पांडे, आज मैं मुद्रा और बैंकिंग बता रहा हूं, तो जब मुद्रा बैंकिंग आज होगा तो कल के बाद हम कल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है ना, आय और निर्धारण, रोजगार, आय और रोजगार का निर्धारण, जो आप कह रहे हैं एडी और एस वाला चैप्टर बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल 100% पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कल की क्लास ज्वाइन कीजिएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल आज की इस क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं। पहला कार्य प्राथमिक। अब ये प्राथमिक कार्य क्यों है? ये इसलिए प्राथमिक कार्य है कि मुद्रा का सबसे पहला काम होता है एक्सचेंज करना। क्यों? वस्तु विनिमय में दोहरे संयोग का अभाव आता था कि सामान देना और सामान लेना, उसमें भी दोनों की स्वीकृति का होना जरूरी था। इस चीज को खत्म करना था कि कब तक ऐसे आदमी को ढूंढे। तो जब मुद्रा ने विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया तो दोहरे संयोग की जो कठिनाई वो दूर हो रही। तो सबसे पहला कार्य था कि क्रय विक्रय के रूप में मुद्रा का प्रयोग होना। आज हम कुछ भी खरीदते हैं तो मुद्रा दे देते हैं, पैसा देते हैं, रुपए देते हैं। कुछ भी हम बेचते हैं हमें मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो पहला कार्य मुद्रा का होता है कि वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय करना। दूसरा, भाई क्रय विक्रय करेंगे तो ठीक है, तो क्रय विक्रय एक निश्चित मूल्य पर होता है, एक निश्चित कीमत पर होता है। तो किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण मुद्रा के द्वारा होता है। आज के टाइम में आपने देखा होगा हर एक चीज किसके द्वारा निर्धारित है? पैसे में। भाई कपड़े कितने के हैं, दाल कितना है, क्या सब्जी कितनी है, दूध कितने का है, कुछ भी चीज़, दवाइयाँ कितने की है, फर्नीचर्स कितने हैं, बाइक, घड़ी, हर एक चीज़ आपको मनी से मिलता है, मुद्रा से मिलता है। यानी कि दूसरा कार्य है कि वस्तु और सेवाओं के मूल्य का निर्धारण करना। एक सर्वमान्य मूल्य मापक के रूप में मुद्रा कार्य करती है। बिल्कुल बेटा, सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन का मैं क्लास ले चुका हूं, लेकिन दोबारा फिर से मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन का क्लास लूंगा। रॉकी कुमार, अगर आपने नहीं देखा था उस क्लास को दोबारा देख लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, मैं लिंक सेंड कर दूंगा आपको फिर से आपका एक, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। रॉकी कुमार आप कौन से बोर्ड से हैं बेटा? मुझे भूल गया, उसी हिसाब से मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता दूंगा। तो प्राथमिक कार्य के बाद दूसरा जो कार्य है वो है गौण या द्वितीयक कार्य, सेकेंडरी फंक्शन बोलते हैं, जो मुद्रा को दो कार्यों के अलावा करना पड़ता है। क्योंकि ये ऐसे कार्य है जो प्राथमिक के दोनों कार्य को क्या होता है, सहायता प्रदान करता है। जिसमें सबसे पहला है स्थगित भुगतान का आधार। मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है साख पर। मतलब आज आप कोई चीज खरीदते हो, उसका पेमेंट आप कब करते हो? कल जाके करते हो, उनकी बाद में करते हो। ठीक है, हाँ झारखंड बोर्ड में न्यूमेरिकल आता है, बिल्कुल बताएंगे। तो अगर हमने आज खरीदा तो कल उसका पेमेंट करेंगे। तो ये स्थगित, स्थगित मतलब रुका हुआ होना। ऐसा इसलिए होता है कि मुद्रा का मूल्य स्थिर होता है, मुद्रा में सामान्य स्वीकृति होती है, मुद्रा में अधिक टिकाऊपन होता है। इसी कारण से मुद्रा के अंदर ये शक्ति होती है कि कोई भी आपको आज सामान दे देगा, उसका पेमेंट आप कल कर सकते हो। इसे स्थगित भुगतान पहले नहीं था, लेकिन मुद्रा के आने से ये संभव हो पाया। नंबर 2, मूल्य का संचय। हर व्यक्ति चाहता है कि अपनी कुछ इनकम वो बचा के रखे। तो अपनी इनकम बचा के कब रख पाएगा भाई? जब कोई चीज नष्ट नहीं हो, खराब नहीं होगा, तभी तो लंबे समय। तो आज आपके पास मुद्रा है, आप अपने एक मुद्रा का एक भाग बैंक में जमा करके रखते हैं, जब जरूरत पड़े उसको निकालते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि मुद्रा की उपयोगिता नष्ट नहीं होती है, मुद्रा की सहायता से कभी भी हम किसी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। मुद्रा के संचय में स्थान भी कम लगता है, बैंक में डाल दो हजारों करोड़ रुपए आ जाएगा। लोग तो ट्रंक भर के, अलमारी भर भर के करोड़ों रुपए रख देते हैं। तो और दूसरा, बैंक में पैसा जमा रहेगा, उस पर ब्याज भी मिलेगा, यानी कि पैसा बढ़ेगा, कम नहीं होगा।
तो मूल्य का संचय मुद्रा के द्वारा ही संभव हो पाया है। और तीसरा द्वितीय कार्य है मूल्य का हस्तांतरण। आज आसानी से आप एक हाथ से दूसरे हाथ को, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान को मुद्रा का हस्तांतरण कर सकते हैं। जैसे आपका भाई अगर दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहा है, उसको पैसे की आवश्यकता है, और आप लखनऊ में रहते तो आप बैठे बैठे अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्या ये वस्तु विनिमय में संभव था? मेरे ख्याल से नहीं। क्यों संभव नहीं था? कि वस्तु विनिमय में को वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से ले जाना पड़ता था, जिसको ले जाने में कठिनाई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, और आसानी से आप मूल्य को ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक में खाते से खाते ट्रांसफर हो जाता है, मोबाइल से तुरंत ट्रांसफर किया जा सकता है। कई प्रकार की ट्रांसफर की विधियां हैं, यानी कि मूल्य का हस्तांतरण संभव होता है। तो ये रहा द्वितीय 3 कार्य। इसके अलावा मुद्रा के द्वारा कुछ और कार्य किए जाते हैं, जिसमें किलने ने कहा कि मुद्रा के कुछ आकस्मिक कार्य होते हैं, और इसमें 4 प्रमुख कार्य शामिल हैं। जैसे राष्ट्रीय आय का वितरण, मुद्रा के द्वारा राष्ट्रीय आय का वितरण होता है, राष्ट्रीय आय का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कौन कितना राष्ट्र के कौन कौन से भाग है, राष्ट्रीय में कौन कौन सी चीज़ शामिल होती है। तो इन सब चीज़ों मुद्रा के द्वारा पता चलता है। साख का आधार, मुद्रा के द्वारा ही साख का सृजन हुआ है, जिसके माध्यम से हम जो है क्रेडिट को बढ़ाते हैं, जिसमें उधार देना, ऋण का लेन देन करना, ये सब चीज़ें शामिल होती है। अधिकतम संतुष्टि और पूंजी की तरलता में वृद्धि, ये सब मुद्रा के प्रमुख कार्यों में शामिल होता है। ओके, ये हो गया कार्य। अगर मुद्रा के कार्यों में किसी को भी किसी भी तरह का डाउट है तो बेटा मुझे बता सकता है, क्योंकि इसके आगे हम और चीजें पढ़ेंगे। लक्ष्मी यादव, सर जी एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। सीमा शर्मा, गुड इवनिंग सीमा शर्मा, कैसी हैं आप? देखिए, मुद्रा के अगर हम द्वितीय कार्य की बात करते हैं तो ध्यान में रखेगा लक्ष्मी जी, मुद्रा के द्वितीय कार्य में 3 प्रमुख कार्य है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, जिसमें सबसे पहला कार्य मुद्रा का द्वितीय कार्य में वो कौन सा है? दैट इज स्थगित भुगतान का माध्यम। स्थगित भुगतान का माध्यम का मतलब होता है कि स्थगित में रुका हुआ, कि आप किसी भी चीज को आज खरीदेंगे और उसका पेमेंट बाद में भविष्य में कभी करेंगे, कल करेंगे। मतलब ये होता है कि उधार की क्रय विक्रय करना मुद्रा के द्वारा हो सकता है। नंबर 2, मूल्य का संचय। मूल्य का संचय का मतलब होता है आय का एक बड़ा भाग में बचत के रूप में रखना, जमा करके रखना। और तीसरा होता है मूल्य का हस्तांतरण, मतलब वैल्यू को, रुपए को क्या करना? ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह पर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। ये मुद्रा के गौण कार्य यानी कि द्वितीय कार्य में आते हैं। समझ में आ गया लक्ष्मी जी? कोई और डाउट है किसी को भी? रॉकी, आयुष पांडे, सीमा शर्मा, लक्ष्मी यादव, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर किसी और को कोई डाउट है तो अपने डाउट बता दीजिए, क्योंकि काफ़ी लंबा क्लास है, चैप्टर बड़ा लंबा है, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी चीज़ को कवर करना है, हर एक चीज़ होना चाहिए। इसलिए जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। और कोई डाउट है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मुद्रा के प्रकार, क्योंकि मुद्रा के प्रकार के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मुद्रा के प्रकारों को बताइए। वैसे मुद्रा के प्रकार ऐसे नहीं पूछा जाता है कि मुद्रा के प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार होता है, मुद्रा को सामान्य स्वीकृति के आधार बताना, मुद्रा के भौतिक रूप के आधार पर होता है। तो मुद्रा को के प्रकार को बेसिकली बहुत सारे कैटेगरी में बांटा गया है, लेकिन आपके कोर्स में जो है वो 3 वर्ग है। प्रकृति, नेचर के आधार पर, सामान्य स्वीकृति, लोग कैसे स्वीकार करते हैं, और भौतिक रूप में आधार पर। प्रकृति के आधार पर मुद्रा के 3 प्रकार होते हैं, एक वास्तविक मुद्रा और एक हिसाब की मुद्रा, इसको हिसाबी मुद्रा कहते हैं। सामान्य स्वीकृति के आधार पर मुद्रा के 2 प्रकार होते हैं, विधिग्रह मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा। और भौतिक रूप के आधार पर मुद्रा के 4 प्रकार होते हैं, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, शाख मुद्रा और निकट मुद्रा। ठीक है, यहां तक अगर होता है तो कि उसको डिटेल से जान लेते हैं। रंजीत सिंह बताइए, प्रकृति के आधार पर, जब हम प्रकृति के आधार पर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, तो नेचर प्रकृति के आधार पर मुद्रा 2 प्रकार की होती है, एक है वास्तविक और एक होता है हिसाबी। वास्तविक क्या है? वास्तविक मुद्रा को इंग्लिश में बोलते हैं एक्चुअल या रियल मनी। वास्तविक मुद्रा वो मुद्रा होता है जो वास्तव में देश में चलन में होती है, मतलब जिसके माध्यम से लेन देन होता है। ऐसी मुद्रा जिसके माध्यम से क्या होता है?
लेन देन होता है। बिल्कुल यूपी बोर्ड का स्टूडेंट है ना आप तो यूपी बोर्ड के लिए तो बहुत जरूरी है कि यूपी बोर्ड में ये वाला चैप्टर लगातार आता रहता है, डोंट केयर, मैं भी बताया। हिंदी मीडियम, क्योंकि बिहार बोर्ड का पेपर हो चुका है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब बिहार बोर्ड के अलावा यूपी बोर्ड का जो आपका पेपर होगा वो 27 फरवरी को होगा, टाइम है, लेकिन आपको 27 फरवरी तक लगातार बने रहना है ताकि 100% प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। वास्तविक मुद्रा जो देश में वास्तव में चलती हैं, मतलब ऐसी मुद्रा जो सिक्कों के रूप में और कागज के रूप में प्रचलित है, इसको मूल्य मुद्रा भी कहते हैं। यानी कि जितने भी नोट है हमारे देश में, जैसे एक जितने भी सिक्के हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, ये सब वास्तविक मुद्रा के रूप में रहते हैं क्योंकि इनके माध्यम से लेन देन होता है, इनका चलन है। जबकि दूसरी मुद्रा हिसाब की मुद्रा, हिसाबी मुद्रा। हिसाबी मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें किसी देश में वास्तव में हिसाब किताब के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से अकाउंटिंग किया जाता है। ये वास्तव रूप में चलन में नहीं होता, लेकिन इसके माध्यम से चीज़ों की वैल्यू को अकाउंटिंग में खाते में लिख कर रखा जाता है, जिसके माध्यम से कभी कोई भी सौदा पूरा किया जाता है। जैसे भारत में हिसाब किताब का कौन है? रुपया है। भारत में जितने भी हिसाब किताब होता है, जो भी लेखा जोखा होता है, वो रुपए के माध्यम से, इसका निशान होता है ये वाला रुपए, ये रॉ, ठीक है। सर पूर्ण प्रतियोगिता वाला चैप्टर भी समझ नहीं आया, वो समझा दीजिएगा। बिल्कुल समझा देंगे बेटा। देखिए मैं पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ, और मैं चैप्टर, क्योंकि पहले 2 चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, आज मैं चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5 पढ़ाने के बाद फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र के, क्योंकि 27 फरवरी को तब तक हमारी रेगुलर क्लास चलेगी, और रेगुलर क्लास में जैसे वो चैप्टर का नंबर आएगा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, हर एक चैप्टर 1 डे में एक्सप्लेन करूंगा। 1 शॉट चलेगा डेली, ठीक है। बीच बीच में एग्जाम्स आ रहे हैं अलग अलग बोर्ड के, जिस दिन एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले उसी बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड क्लास होंगी, कोई डरी मत। आपको बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, लक्ष्मी यादव पीडीएफ मिलेगा, डोंट केयर, पीडीएफ मिलेगा, परेशान मत होइए आप, पीडीएफ सबको मिलता है। जब मैंने वादा किया है देने का, क्योंकि बिहार बोर्ड की पढ़ाई पूरी हो चुकी, बिहार बोर्ड को मैंने प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड किया, तो आपके साथ मैं ऐसा नहीं करूँगा, पार्सलिटी नहीं करूँगा, सबको पीडीएफ मिलेगा। सामान्य स्वीकृति के आधार पर मुद्रा के प्रकार की बात करते हैं, तो सामान्य स्वीकृति के लोगों के द्वारा मुद्रा को किस प्रकार से स्वीकार किया जाता है। सामान्य स्वीकृति के आधार पर मुद्रा को बेसिकली 2 प्रकार में बांटा गया, एक है विधिग्रह मुद्रा और एक है ऐच्छिक मुद्रा। विधिग्रह मुद्रा को बोलते हैं लीगल टेंडर। विधिग्रह मतलब लीगल टेंडर, मतलब ऐसी मुद्रा जिसको सरकार के द्वारा वैधानिक रूप से घोषित किया गया, ग्रह घोषित किया गया कि भाई ये मुद्रा है, आप इसके माध्यम से लेन देन कर सकते हैं। सरकार ने कहा भाई ये हमारे की तरफ से पूरी तरह से टप्पा लगा दिया, लीगल है, आप एक्सचेंज करो भाई, आप लेन देन करो। तो विधिग्रह मुद्रा को 2 प्रकार में बांटा गया है। सरकार ने मुद्रा बनाया, जैसे सरकार ने 500 रुपए का नोट नया छाप दिया, लोग लेन देन कर रहे हैं। सरकार ने 2000 का नोट भी बनाया था, लेकिन बाद में कहा कि सरकार ने ये 2000 का नोट जो है लीगल नहीं रहेगा। अब 30 सितंबर के बाद ये लीगल नहीं है, अब कोई इसका प्रयोग नहीं करता, इसको बोलते हैं विधिग्रह। सरकार ने कहा लीगल है तो लोग उसको एक्सचेंज। तो अब विधिग्रह मुद्रा को भी 2 वर्गों में बांटा गया, एक सीमित विधिग्रह मुद्रा। वे मुद्राएं, सीमित मतलब एक लिमिटेशन होती है इसमें, वे मुद्राएं जिनको भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए एक सीमा तक ही किसी को बाध्य किया जा सकता है कि भाई इसकी एक क्वांटिटी क्या होती है, फिक्स होती है, उससे ज़्यादा किसी को आप कह ही नहीं सकते भाई लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। सीमित का मतलब होता है ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन किसी के ऊपर अनलिमिटेड वे में, जैसे आप कहीं पर जो है 25 पैसे 50 पैसे के सिक्के लेके गए, इवन 1 रुपए भी, अगर आप ऐसे सिक्के लेके कह रहे हो कि ये सिक्के आपको लेने पड़ेंगे, भाई वो बंदा सिक्का लेके रखेगा कहाँ। तो इन सब सिक्कों को बेसिकली सीमित विधिग्रह मुद्रा में रखा गया है, जिसको आप जो है किसी को अनलिमिटेड वे में नहीं रख सकते। दूसरा है असीमित विधिग्रह मुद्रा। असीमित विधिग्रह का मतलब होता है मुद्रा का एक ऐसा रूप जिसको ऋणों और सेवाओं के भुगतान के रूप में लिया या दिया जा सकता है, जिसकी मात्रा सीमित नहीं है, जितना चाहे आप करोड़ों रूप से इसका लेन देन कर सकते हो। मतलब जितने भी कागजी नोट होते हैं, आप अगर 100 रुपए का नोट करोड़ों रुपए किसी को दे रहे हैं, कोई मना नहीं कर सकता। जबकि सिक्के देंगे, सामने वाला कहते हैं इतने सिक्के मैं रख नहीं सकता। सिक्के जो होते हैं वो सीमित में आते हैं
और जितने भी नोट होते हैं वो असीमित विधि ग्रह में आते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐच्छिक मुद्रा। बेटा लाइट कट हो गई तो मोबाइल की लाइट भी चलेगी क्या? चलिए देखिए, ऐच्छिक मुद्रा, ऑप्शनल मनी। ऐच्छिक मुद्रा देखिए, एक तो होता है सरकार ने कहा कि ये मुद्रा है, आपको लेन देन में लेना पड़ेगा, कोई देता है तो लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐच्छिक मुद्रा मतलब जो मर्जी की मुद्रा होती है, मन मर्जी वाली मुद्रा, ये लेने और देने, मतलब जो पैसा जो इस मुद्रा को दे रहा है और जो इसको ले रहा है, दोनों की आपसी सहमति पर डिपेंड करता है। अगर ए ने बी को दिया, बी चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो ना करे, ऐसी मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा के नाम से जानते हैं, जिसमें चेक प्रमुखता आता है। देखिए चेक, आपने कहीं पर जो है 50,000 रुपए का कोई सामान खरीदा, आपने 50,000 रुपए, बेटा एक मिनट प्लीज करो, आपने 50,000 रुपए का कोई सामान खरीदा और आपने क्या कर दिया, उसको चेक दे रहे हैं कि भाई ये लो 50,000 रुपए का चेक। सामने वाला कहता है भाई मैं चेक नहीं लूंगा, मुझे कैश दो, तो आप उसको कंपलसरी चेक नहीं दे सकते। वो कहेगा मैं चेक यूज नहीं करता, मुझे कैश चाहिए, तो आपको कैश देना पड़ेगा, क्योंकि चेक ऐच्छिक मुद्रा है कि दो लोगों की आपसी सहमति पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब रॉकी कह रहे हैं कि सर सीमित और असीमित को एक बार देखिए। सीमित का मतलब होता है ऐसी मुद्रा जहां पर लेन देन की एक क्वांटिटी फिक्स हो जाती है, लीगल तो है लेकिन इसकी क्वांटिटी फिक्स होती है। जैसे आप 1 रुपए के सिक्के लेके कहीं पर करोड़ों रुपए का लेन देन नहीं कर सकते। क्यों? करोड़ों रुपए का सिक्के बंदा कहाँ रखेगा, कब गिनेगा? तो ऐसे को कि आप 1 रुपए के 1,000 तक के सिक्के किसी को भी दे सकते, एक्सेप्टेबल है, उससे ऊपर उसकी मर्जी है एक्सेप्ट करे या ना करे। जबकि असीमित का मतलब होता है ऐसी मुद्रा जिसकी कितने भी मात्रा का लेन देन करो कोई उसको मना नहीं कर सकता। कि किसी को आप 100 रुपए के 10,000 नोट दीजिए तो वो ये नहीं कह सकते भाई 100 रुपए का नोट लेना, उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको 100% क्या कर रखा है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर दे रखा है। ठीक है, जबकि ऐच्छिक मुद्रा दो लोगों पर डिपेंड करता है, लेने वाला मना कर भी सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, भौतिक रूप के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। भौतिक रूप के आधार पर अगर मुद्रा की कैटेगरी को देखे जाएं तो भौतिक रूप के आधार पर मुद्रा को कई कैटेगरी में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला है धातु मुद्रा, मेटेलिक मनी। ये ऐसी मुद्रा होती हैं जो किसी धातु की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मेटल्स की, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि की बनी होती है, मतलब धातुओं की बनी होती है। जैसे आज के टाइम में जितने भी सिक्के आपने देखा होगा वो मिक्स मेटल का बनता है, मतलब वो मिलावटी होता है, जिसका आप 100% किसी एक स्पेसिफिक कार्य के लिए नहीं लगा सकते। आप उसको गलाएंगे ना काला सा पड़ जाएगा। तो ये कई सारे सिक्कों मेटल्स को मिला के, ठीक है ना, उसको बनाया जाता है। तो जो धातु मुद्रा होती हैं उसको दो प्रकार में बांटी गई, एक प्रमाणिक या मानक मुद्रा, स्टैंडर्ड मनी। ये ऐसी मुद्रा होती है जहां पर धातु का मूल्य और धातु के ऊपर लिखा गया अंकित मूल्य दोनों ही समान होता है। मतलब जो धातु जो मेटल का यूज़ किया है ना, जो मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड कॉइन होता है, जैसे गोल्ड कॉइन के ऊपर जितना भी गोल्ड होगा तो गोल्ड की वैल्यू और उसकी जो मनी वैल्यू होगी दोनों ही बराबर होगी, क्योंकि मनी और गोल्ड के ऊपर अगर लिखा रहेगा, देखिए गोल्ड के ऊपर बेसिकली रुपए नहीं लिखा, उसमें लिखा रहता है 10 ग्राम, मतलब 10 ग्राम के बराबर जो भी वैल्यू होगी उतनी इस गोल्ड कॉइन की वैल्यू होगी। इसको बोलते हैं प्रमाणिक या मानक मुद्रा। चांदी के सिक्के हो गए, तांबे के सिक्के हो गए, यहाँ पर तांबे का जो वजन होगा उसके बराबर उसकी वैल्यू होगी, चांदी के सिक्के का जो वजन होगा उसी के बराबर उसकी वैल्यू होगी, ये होगी प्रमाणिक वैल्यू। जबकि इसकी का दूसरा टाइप है सांकेतिक मुद्रा, टोकन मनी। ये ऐसे धातु की मुद्रा होती है जहां पर धातु का मूल्य कम होता है उसके मौद्रिक मूल्य में। जैसे आजकल के जितने भी सिक्के होते हैं, 10 रुपए का सिक्का देखो इस तरह बना होता है, ऐसे में जैसे 10, तो ये 10 रुपए के सिक्के में जितने भी मेटल यूज़ होता है ना, एक्चुअली में 10 रुपए का होता ही नहीं है। आप इसको गलाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसकी ऊपर जो लिखा हुआ 10 है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, एक्चुअली में जो मेटल यूज़ हुआ है वो बहुत कम है। इसको सांकेतिक मुद्रा बोलते हैं, टोकन मनी कहते हैं। नेक्स्ट है पत्र मुद्रा। ऐसी मुद्रा जो कागज से बनी होती है पत्र मुद्रा कहते हैं, जैसे 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 5 का नोट। रंजीत गुड इवनिंग, नॉट गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग।
तो पत्र मुद्रा का मतलब होता है ऐसी मुद्रा जो कागज से बनी होती है। भारत में प्रचलित ये 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 है, 100 है, 200 है, 500, ये सब पत्र मुद्रा की। सबसे बड़ी पत्र मुद्रा वर्तमान में कौन सा है? 500 है इस टाइम में, ठीक है। फिर है साख मुद्रा या बैंक मुद्रा। साख मुद्रा का अस्तित्व तभी सामने आया जब जो है पत्र मुद्रा, कागजी नोटों का विकास हुआ, क्योंकि ये नोट जब बैंक में जमा हो जाता है इसको बैंक मुद्रा कहते हैं, जिसको जब चाहे निकाला जा सकता है और जब चाहे हस्तांतरित किया। इन बैंकों इन मुद्राओं को चेक या फिर डिजिटल पेमेंट के माध्यम से पूरा किया जाता है। उसके अलावा है निकट मुद्रा। निकट मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जो एक्चुअली में मनी के फॉर्म में तो नहीं होती, लेकिन कुछ परिसंपत्तियां होती हैं जिसको बहुत ही जल्दी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है या मुद्रा में बदला जा सकता है, ठीक है। जैसे विनिमय पत्र होता है, बॉन्ड होता है, बचत सर्टिफिकेट होता है, सरकारी हुंडिया होती है, ऋण पत्र होता है, ये सब जो है निकट मुद्रा होता है, क्योंकि इनको कभी भी बेच के या फिर इसको कभी भी मुद्रा के माध्यम से क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जा सकता है या लेन देन किया जा सकता है, मुद्रा के माध्यम से एक दूसरे को दिया जा सकता है, उसको निकट मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गया मुद्रा के प्रकार। जैसे ही बेटा हम मुद्रा के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं, अब जरूर ये आता है हमें पढ़ना पड़ेगा कि एक श्रेष्ठ मुद्रा के गुण कौन कौन से, मेरिट्स ऑफ गुड मनी। बिल्कुल लक्ष्मी जी, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही आपको लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूं, स्टैंडर्ड वे ऑफ लर्निंग। मैं आपको आपके एग्जाम में कैसे लिखना है उसी के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। तो जैसा मैं बता रहा हूं, जैसे नोट्स मैं आपको दे रहा हूं उसी हिसाब से आपको लिखना है। वैसे ऑलरेडी नोट्स मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है। जो लोग भी इकोनॉमिक्स स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए मेरे व्हाट्सएप में, उसमें 10 या 15 दिन पहले ही मैंने सारे नोट्स दे दिए थे, तो कन्फ्यूजन वही नोट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो मैंने आपको ऑलरेडी एक बेस्ट अर्थशास्त्र का और एक समष्टि अर्थशास्त्र का नोट मैंने ग्रुप में देखिएगा द इकोनॉमिक्स स्टडी ग्रुप में भेजा था, वहां से पढ़िए। बिहार बोर्ड का अलग बना हुआ था, उनको मैं अलग से भेजा था, लेकिन इकोनॉमिक स्टडी ग्रुप में भी अलग से भेजा था, देख सकते हैं वहां लोग। श्रेष्ठ मुद्रा की गुण की बात करते हैं। सबसे पहले ऐसी मुद्रा जिसमें उपयोगिता होनी चाहिए, मतलब जल्दी उसकी उपयोगिता कम होनी चाहिए, जिसका प्रयोग जब भी करते उसकी वैल्यू उतनी ही हो। जैसे 100 रुपए का नोट है आपके जेब में, आज भी उतना ही वैल्यू रहेगा, अगर यहाँ से 1 साल के बाद जेब से निकालेंगे तब भी उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, यानी कि उपयोगिता होनी चाहिए। वहनीयता होनी चाहिए, पोर्टेबिलिटी, ऐसी मुद्रा जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से हम कैरी कर सकें। लक्ष्मी यादव ग्रुप में नहीं है तो ग्रुप से जुड़ जाइए ना, आपका फायदा होगा उसमें, क्योंकि लगातार जो पीडीएफ वगैरह मैं सेंड करता हूं वो ग्रुप के माध्यम से करता हूं कि एक बार सभी के पास पहुंच जाए। टिकाऊ वस्तुएं, मुद्रा टिकाऊ होनी चाहिए, मतलब उसकी जल्दी खराब नहीं होने की, आपने रखा कीड़े लग गए, ये भी पानी में खराब हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। विभाजितता होनी चाहिए। मुद्रा 10 रुपए की कोई सिक्का है तो सारे सिक्के एक जैसे होने चाहिए, 100 रुपए का नोट है तो सारे नोट एक जैसे होने चाहिए। तो मुद्रा की में एक रूपता होनी चाहिए, मुद्रा का मूल्य स्थिर होना चाहिए, और मुद्रा ऐसी होनी चाहिए जिसको जल्दी ही हम कैश के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश के रूप में इसका प्रयोग लेन देन में कर सकते हैं। ये है एक अच्छी मुद्रा के गुण। श्रेष्ठ मुद्रा, बेटा आप ज्वाइन नहीं किए हैं ना तो ज्वाइन कर लीजिए। बेटा आप देखिए ना, डिस्क्रिप्शन में जाइए ना, वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाओ तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो, क्या दिक्कत है। क्या नजर आ रहा है आपको अब? मुद्रा के दोष। मुद्रा जितना अच्छा है, मुद्रा जितना समाज में जो है आसानी रहा, मुद्रा के आने से समाज का जितना विकास हुआ है उसकी कोई गिनती नहीं। लेकिन बेटा इस बात को भी मानना पड़ेगा कि मुद्रा के आने के बाद समाज में बहुत सारी इविल्स बढ़ी हैं, समाज में बहुत सारे सामाजिक दोष बढ़े हैं। तो मुद्रा के दोषों की जब बात करते हैं, इसको बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा गया है। मुद्रा के आर्थिक दोष, मुद्रा के नैतिक दोष और सामाजिक दोष। रंजीत जी कह रहे हैं ₹1 कौन जारी करता है? बेटा ₹1 देश के सरकार के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा। लक्ष्मी यादव ग्रुप नहीं मिल रहा है, बेटा डिस्क्रिप्शन में देखो, व्हाट्सएप ग्रुप के नाम से एक लिंक दे रखा होगा, डिस्क्रिप्शन में देखो आप। चलो खैर छोड़ो। लक्ष्मी जी
आप 7A मेरा व्हाट्सअप नंबर है ना आपके पास, इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे क्लास ओवर होने के बाद मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। हम बात करेंगे मुद्रा के दोषों की। सबसे पहला दोष आर्थिक दोष है। मुद्रा के आने के बाद समाज में उधार लेन देन की आदत बड़ी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में कुछ लोग सामान उधार ले तो लेते हैं, पैसा नहीं चुकाते हैं और उधार देने वाला बेचारा फंस जाता है, कभी पैसे वापस नहीं मिलता है। उधार दोस्त को दे दो अच्छे से, बाद में पैसे मांगने पड़ते हैं भीख की तरह, ये सब। अति पूंजीयन की समस्या बढ़ी है। अति उत्पादन की मुद्रा के आने से आसानी से कच्चा माल वगैरह, ऐसे में पूंजीयन बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। संपत्ति वितरण में असमानता आई है। अमीर गरीब समाज में बड़ी तेजी से बढ़ी है। वर्ग संघर्ष उदा बढ़ा है। जिसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो अपने आप को अमीर समझता है, बहुत जिसका बहुत कम पैसा है वो गरीब, जिसके पास थोड़े पैसे हैं वो जो है मध्यम वर्गीय बन जाता है। यानी कि समाज का विभाजन मुद्रा के द्वारा ही हुआ है। जब मुद्रा का अस्तित्व नहीं था, समाज में हर कोई बराबर था, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं। लेकिन मुद्रा के आने से आप, ठीक है, चलिए एक बार दोबारा कर दीजिए लक्ष्मी जी, एक बार दोबारा कर दीजिए, क्या परेशानी है। आज जोड़ देंगे, सॉरी आपने जोड़ा नहीं, सॉरी बोलता हूं, आज कर दीजिएगा, मैं आपको जोड़ दूंगा। मुद्रा के नैतिक दोष देखिए, जब से पैसा आया है धोखेबाजी, चोरी, डकैती, हत्या, गबन, विश्वासघात, घूसखोरी, बेईमानी, पाप, ये मुद्रा के आने के बाद समाज में बढ़ा है। क्योंकि लोग पैसे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए किसी भी प्रकार किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसमें लोगों को धोखा देना, हत्या करना, गबन करना। देखिए आप चोरी करते हैं, पैसा का किसी का पर्स भी चुराते हैं तो गला काट देते हैं, किसी का चैन चुराते हैं गला फाड़ के लेते हैं, गला भी कट जाता है। मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार है थोड़े पैसे के लिए, उनको कोई मतलब नहीं है। तो मुद्रा का ये दोष ही है। सामाजिक दोष, सोशल इविल, मुद्रा के आने से भौतिकता बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ी है। लोगों का रह सहन का तरीका बदल गया है। प्रलोभन, लोभ बढ़ा हुआ, शोषण की प्रवृत्ति बढ़ी हुई। तो ये सब मुद्रा के द्वारा ही समाज में आया है। तो मुद्रा के दोष अगर पूछा जाए तो आप इस तरह से लिखिएगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ना है, मुद्रा की पूर्ति। एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय बिंदु पर देश में जितने भी मुद्रा प्रचलित है उनका योग मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। कि एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय पर कितना धन प्रचलन में है। तो वैधानिक मुद्रा में देश में चलाना जितने भी नोट और जितने भी सिक्के शामिल होते हैं ना, इन दोनों का टोटल जो है मुद्रा पूर्ति के नाम से। अब समाज में मुद्रा की पूर्ति कितनी है अर्थव्यवस्था में, तो देश की आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1977 में एक जो है क्या लॉन्च किया था, मुद्रा के मापों को लॉन्च किया, जिसमें M1, M2, M3 और M4 मुद्रा के नाम से जानते, 4 कैटेगरी में मुद्रा पूर्ति को मापा है। जिसमें सबसे पहला कैटेगरी है मुद्रा की माप में M1 माप, जिसमें 3 प्रकार की मुद्राओं को शामिल किया गया है, C, DD और OD। C का मतलब होता है जनता के पास नोट और सिक्के के रूप में जो पैसा जमा रखा है। डीडी का मतलब होता है जनता का व्यापारिक बैंकों के पास जो पैसा जमा है, मांग जमा है, जिसको कभी भी निकाला जा सकता है। और ओडी का मतलब अन्य जमा है, मतलब आरबीआई के पास अलग अलग वित्तीय संस्थाओं का पैसा, आरबीआई के पास विदेशी केंद्रीय बैंकों का, विदेशी सरकारी बैंकों का पैसा, आरबीआई के पास अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का पैसा जो जमा होता है, उसको इस कैटेगरी में रखते हैं। और इसको सबसे छोटी या संकीर्ण मुद्रा पूर्ति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है M2। M2 का मतलब होता है M1 प्लस SD। M1 में तो तीनों आते हैं, आपको पता होगा, C प्लस D प्लस OD। इसके अलावा इसमें चौथा आता है SD, यानी कि जनता का डाकघर में रखा हुआ बचत जमाएं। फिर आता है M3 माप। M3 में भी M1 प्लस TD या FD एक ही चीज़ है। M1 में सेम वही C प्लस D प्लस OD। इसके अलावा FD मतलब जनता का वाणिज्यिक बैंकों में जो फिक्स डिपॉजिट रखा हुआ था उसको शामिल किया जाता है। और सबसे लास्ट में आता है M4, जिसमें सभी प्रकार की जमाओं को शामिल किया जाता है। M3 मतलब जनता का अपनी जेब में रखा हुआ पैसा, जनता का बैंकों में रखा पैसा, जनता आरबीआई के पास रखा जाए पैसा, जनता का व्यापारिक बैंकों में एफडी करके रखा हुआ पैसा और जनता का पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ सारा पैसा। इन सभी को मिला के M4 मुद्रा माप कहते हैं। और M4 मुद्रा माप को बृहद मुद्रा पूर्ति के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। तो ये तो होगी मुद्रा के बारे में। मुद्रा के बारे में कंप्लीट मैटर जानने के बाद अब हम आते हैं व्यापारिक बैंकों के बारे में। कमर्शियल बैंक क्या होता है? आपके सामने जितने भी बैंक है ना, एसबीआई है, एचडीएफसी है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, जितने भी ये बैंक दिख रहे हैं ना जो आपके सामने ये देखिए स्क्रीन पर, ये सारे बैंक जो है व्यापारिक बैंक बोलते हैं। तो व्यापारिक बैंक है क्या? व्यापारिक बैंक वो बैंक होता है जो जनता से धन स्वीकार करता है जमा करने के उद्देश्य से, उनके मांगने पर लौटाता है और जनता की आवश्यकता पर उन्हें लोन भी देता है, उन्हें व्यापारिक बैंक कहते हैं। और व्यापारिक बैंक का प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ कमाना। कैसे? आप जब व्यापारिक बैंक के पास पैसा जमा करेंगे तो आपको जो ब्याज दिया जाएगा वो कम होगा, और जैसे ही वहाँ से आप ऋण लेंगे तो आपके पास जो ब्याज दिया आपसे वो लोग लेंगे वो ज़्यादा होगा। तो जमा ब्याज और ऋण पर ब्याज का अंतर ही वाणिज्यिक बैंकों का लाभ का सबसे बड़ा स्रोत होता है। इसीलिए इन्हें वाणिज्यिक यानी कि व्यापारिक बैंकों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये लाभ के लिए काम करते हैं। इनका प्रमुख व्यापारिक होता है, ना कि समाज सेवा, ध्यान में रखिएगा। अब व्यापारिक बैंक की परिभाषा को भी जानना जरूरी है। जब व्यापारिक बैंकों की परिभाषा की बात करते हैं तो गिलबर्ट ने कहा, गुड इवनिंग धीरज जाटव, लेट जुड़े हैं आप। तो व्यापारिक बैंक की परिभाषा में गिलबर्ट की परिभाषा सबसे सामान्य परिभाषा है कि बैंक पूंजी अथवा सही शब्दों में मुद्रा का व्यवसाय है। जो भी संस्था मुद्रा का व्यवसाय करती हैं गिलबर्ट के अनुसार उसे बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बैंक। अब प्रोफेसर किनले ने इसको एक्सप्लेन किया। बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उनकी आवश्यकता के अनुसार ऋण देती है तथा लोग अपना पैसा जमा करते हैं जब उन्हें इसकी आवश्यकता। एक ऐसी संस्था जहां से पर पैसा जमा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर निकालते हैं, उस संस्था को बैंक के नाम से जानते हैं। रॉकी सर मुद्रा की मांग बताइए ना। बेटा मुद्रा की मांग थोड़ा आगे चलेगा, उसके बाद बताते हैं इस टॉपिक के बाद, ठीक है। केंद्रीय बैंक में वो टॉपिक आएगा, मुद्रा की मांग क्या होता है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं। ओके कोई नहीं धीरज जाटव, ठीक है। जब हम बैंक भारतीय बैंकिंग अधिनियम के अनुसार बैंक क्या है? बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से धन जमा करना है जो मांग करने पर लौटाया जा सकता है, जैसे चेक, ड्राफ्ट आदि का प्रयोग करके, ठीक है। जब बैंकों में लोग पैसा जमा करते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार निकालते हैं तो उस संस्था को बैंक के नाम से जाना जाता है। बैंकों की विशेषताएं। बैंक मुद्रा में लेन देन करती हैं। नंबर 1, बैंक जनता से जमा ऋण देने के उद्देश्य से स्वीकार करता है। बैंकों का उद्देश्य लाभ अर्जन करना होता है। व्यापारिक बैंक साख में व्यवहार करते हैं। व्यापारिक बैंक जैसा कि नाम है, इनकी प्रकृति पूर्णतः व्यावसायिक होती है क्योंकि लाभ के उद्देश्य से काम किया जाता है। और नेक्स्ट है व्यापारिक संस्था के रूप में मांग जमाएं पैदा करती हैं और ये जमाएं विनिमय के माध्यम से प्रयोग में लाई जाती है। व्यापारिक बैंक जो भी इस तरह की विशेषता वाला होता है उसे व्यापारिक बैंकों के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं व्यापारिक बैंकों के कार्यों की। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। व्यापारिक बैंकों के 3 प्रमुख कार्य होते हैं, प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य और सामाजिक कार्य। द्वितीयक कार्य को गौण कार्य यानी कि सेकेंडरी फंक्शन के नाम से जाना जाता है। हर एक कार्य को डिटेल से समझना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक कार्य। नंबर 1, जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना और साख का सृजन करना। ये व्यापारिक बैंक, जब भी आपसे कहा जाए ना व्यापारिक बैंकों के कार्यों की बात करें तो व्यापारिक बैंकों के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। लोगों के पैसे को एक्सेप्ट करना, लोगों को लोन देना और अर्थव्यवस्था में साख का सृजन करना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। नंबर 1, जमा स्वीकार करना। जब लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होते हैं, वो बचत करके रखना चाहते हैं तो उन पैसे को जो है अपने अकाउंट में, बैंक के अकाउंट में जमा करते हैं और बैंक उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो बैंक के पास जो पैसा जमा होता है वो 4 प्रकार के खातों में होता है। एक चालू जमा, एक बचत जमा, एक सावधि जमा और एक आवर्ती जमा। चालू खाता जहां पर अनलिमिटेड मात्रा में पैसा जमा या निकाला जा सकता है।
बचत जमा जहाँ पर लोग अपनी छोटी छोटी जमाओं को जमा करते हैं, एक निश्चित इसकी अंतराल तय होती है जिसमें अनलिमिटेड टाइम आप इसमें एक्सचेंज नहीं कर सकते। सावधि जमा एक ऐसा जमा होता है जहाँ पर एक निश्चित धन को एक निश्चित समय पर निश्चित ब्याज दर पर जमा किया जाएगा, उस जब तक समय पूरा नहीं होता उसमें निकाला नहीं जा सकता। आवर्ती जमा खाता भी सावधि जमा खाता की तरह होता है जहाँ पर समय निश्चित होता है, लेकिन यहाँ पर अंतर यह है कि पैसा एक बार में नहीं कई बार में टुकड़ों में जमा किया जाता है, वो आवर्ती जमा खाता के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रमुख कार्य है ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान का मतलब होता है जब लोगों की आवश्यकता होती है, उन्हें अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार की आवश्यकता पड़ती है, लोन की आवश्यकता पड़ती है, तो बैंक उनको ऋण देता है। ऋण देने के लिए बैंक नगद साख का प्रयोग करती है। मतलब नगद साख मतलब मॉर्गेज के आधार पर किस बैंक वाले अपने पास कुछ गिरवी रखते हैं और गिरवी रखने के आधार पर उन्हें पैसे दे दिए जाते हैं। जैसे होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, ये सब नगद साख के अंतर्गत आता है। अधिपिकर्ष या ओवरड्राफ्ट के रूप में एक ऐसी फैसिलिटी होती है जहां पर जिसके खाते में पैसा ना हो उसके बावजूद भी उसके खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, ओवरड्राफ्ट होता है। ऋण या अग्रिम देना, सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग करना भी एक तरीके के ऋण का कार्य होता है जहां पर लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। ये हो गया ऋण करना। तीसरा कार्य होता है साख का निर्माण करना। प्रत्येक व्यापारिक बैंक अर्थव्यवस्था में जितना पैसा जमा होता है उस पैसे का प्रयोग उधार देने के लिए किया जाता है। तो जमा पैसे का प्रयोग उधार देने के लिए किया जाना ही साख का निर्माण होता है। और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में जितने भी पैसा जमाएं होती है ना उसको ऋण के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे में हर एक बैंक इस प्रक्रिया से जुड़ जाता है और अर्थव्यवस्था में साख का निर्माण होता है। ये तो हो गया 3 प्राथमिक कार्य, जमाओं को स्वीकार करना, ऋण देना और साख का निर्माण करना। अब हम करते हैं व्यापारिक बैंकों के द्वितीयक कार्य। व्यापारिक बैंक के द्वितीयक कार्य को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो होता है एजेंसी संबंधी कार्य और दूसरा होता है सामान्य कार्य। एजेंसी संबंधी कार्य वो कार्य होते हैं जहां पर बैंक अपने विशेष कस्टमर के लिए, ग्राहक के लिए उनके आदेश पर करती है और बदले में उनसे कमीशन प्राप्त करती है। उन्हें हम एजेंसी संबंधी कार्य करते हैं। जैसे साख पत्रों का भुगतान या संग्रह करना, ग्राहकों के ओर से किसी को पैसे ट्रांसफर करना, ग्राहकों के लिए भुगतानों का संग्रह करना, जैसे किसी स्कूल की फीस का कलेक्शन करना, कि प्रतिभूतियों का यानी कि शेयर मार्केट में क्रय विक्रय करना, धन का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, ट्रस्टी का कार्य करना, विदेशी मुद्रा का क्रय करना, संदर्भ पर, ये सब जो है स्पेशल ग्राहकों के आदेश पर किया जाता है। और इस आदेश के पूरा करने के बदले में बैंक वाले अपने ग्राहकों से कमीशन लेते हैं, इसलिए इसको कमीशन खोरी वाला काम या फिर एजेंसी संबंधी कार्य के नाम से जाना जाता है। और ये उसी का भी होता है, ये उसी का ही होता है जो इस कार्य को करना चाहता है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी बैंक के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सभी के लिए होते हैं। सामान्य रूप से ये सामान्य सेवाएं होती हैं, सभी के लिए होता है, जो चाहे इसका प्रयोग कर सकता है। लॉकर सेवाएं प्रदान करना, जैसे अपने कीमती सामान को रखना है, संभाल के डॉक्यूमेंट वगैरह रखना है, वो होता है। यात्री चेक साख प्रमाण पत्र प्रदान करना, वस्तुओं के वाहन में सहायता करना, एक जगह पे दूसरी जगह पे देना, व्यापारी सूचना एकत्रित करना, ऋणों का गोपन करना, विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना, या फिर अपने कस्टमर को एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि व्यवस्थित करना, ये सब सामान्य उपयोगिता वाले कार्यों में आता है। तो ये हो गया आपके व्यापारिक बैंकों के कार्य। अगर यहाँ तक किसी कार्य में अभी तक किसी को कोई दिक्कत है तो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट का सामाजिक कार्य या आर्थिक कार्य। बैंक वाले केवल क्योंकि उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि बैंक समाज के लिए होता है तो कुछ इस बैंकों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि समाज के विकास के लिए कुछ कार्य किया जाए। तो बैंक वाले समाज के लिए क्या कार्य करती हैं? पूंजी उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कार्य करती है। मतलब जिस प्रकार से जो लोन प्रोवाइड करना अलग अलग प्रकार के, ताकि पूंजी की उत्पादकता बढ़े, मुद्रा का हस्तांतरण सुविधा प्रदान करना ताकि लोग एक स्थान से दूसरे आसानी से पैसा पहुंचाया जा सके, विनियोग एवं अर्थ प्रबंधन करना, पूंजी के निर्माण में सहायता प्रदान करना, विभिन्न क्षेत्रों में कोषों का विस्तार करना, रोजगार का विस्तार करना, ये सभी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर
समाज के हित होता है और समाज बड़ी तेजी से आगे बढ़ने का कार्य करती है। अब बात, जैसे रॉकी ने एक क्वेश्चन पूछा था सर साख का निर्माण, तो रॉकी जी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब वो क्वेश्चन आया है जिस क्वेश्चन को आपने सबसे पहला पूछा था। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन पहले मैं साख के निर्माण को बताता हूँ। रॉकी जी, एजेंट का कार्य क्या होता है? एजेंट वो होता है जो किसी निश्चित कार्य को निश्चित कमीशन के लिए करता है। जैसे आप किसी के लिए काम करते हैं, मतलब वो कार्य जो कमीशन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बैंक वाले भी क्या करते हैं ना, जैसे मैंने क्या कर दिया, बैंक से कर दिया, मेरा स्कूल है, मैंने बैंक से कर दिया, मैंने बीओबी को बोला, अकाउंट खुलवाया, बीओ से कहा कि मेरे स्कूल के सभी बच्चों के फीस आप कलेक्ट करोगे और मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। तो बैंक वाले ने मेरा काम करना शुरू कर दिया और बदले में वो मुझसे चार्ज वसूल करेंगे। इसको बोलते हैं, मतलब किसी स्पेशल ग्राहक के आदेश पर उसका कोई कार्य करना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक के काम बोलते हैं। साख का निर्माण आज के समय में आधुनिक युग में बैंकिंग प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्रोफेसर शेयर्स ने भी कहा है, बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था नहीं है वरन मुद्रा का निर्माता भी होती है। कैसे? अगर बैंकों में 100 रुपये जमा होता है तो ये 100 रुपये के माध्यम से बैंक वाले लोन बांटते हैं। लोन का पैसा अर्थव्यवस्था में दोबारा बैंक में आते, फिर लोन बांटते, फिर बैंक में आता, फिर लोन बांटते। इस प्रकार से 100 रुपये अर्थव्यवस्था में इतनी बार घूमता है और बैंक वाले इसको इतनी बार घुमा देते हैं कि ये 100 रुपये लास्ट में 1000 रुपये, फिर 1000 रुपये बाद में 1,00,000 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको साख का निर्माण कहते हैं। यानी कि मुद्रा से मुद्रा का निर्माण करना ही साख का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि बैंक जिस मुद्रा का, बैंक वाले मुद्रा जारी नहीं करते, निर्माण करते। नोटों को जारी करने का काम आरबीआई का होता है, लेकिन आरबीआई जितने नोट अर्थव्यवस्था में जारी करती हैं, व्यापारिक बैंक उतने नोटों को कई गुना उसके मूल्य में वृद्धि करने का कार्य करती हैं। अगर अर्थव्यवस्था में 1,00,000 रुपए आता है तो कमर्शियल बैंक उस 1,00,000 को 1 करोड़ में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। इसी 1,00,000 को 1 करोड़ में कन्वर्ट करना ही साख निर्माण कहलाता है। और साख निर्माण करने के लिए व्यापारिक बैंक 2 प्रकार की जमाओं का सफर। व्यापारिक बैंक अपनी जमाओं के आधार, यहाँ पर जो बैंकों के पास जमा होता है वो 2 प्रकार का होता है। इकोनॉमिक्स एमआर के, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो बैंकों के पास 2 प्रकार की जमाएं होती, एक होती है प्रारंभिक जमा और एक होती है व्युत्पन्न। देखिए, प्रारंभिक जमा का व्युत्पन्न जमा के रूप में कन्वर्ट होना ही साख, क्योंकि व्युत्पन्न जमा को ही हम एक प्रकार से क्या बोलते हैं? साख जमा कहते हैं, क्रेडिट डिपॉजिट। अब पहले ये तो समझ लो प्रारंभिक जमा क्या होता है। वे जमा राशियां जहां पर कोई व्यक्ति डायरेक्ट अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में जमा करता है कैश के रूप में। मतलब मैं गया चेक लेके, चेक अपने अकाउंट में जमा कर दिया और बैंक में पैसा आ गया, वो प्राथमिक जमा है। मैंने जमा किया, किसी और ने नहीं। मैंने अपने खातों में या मेरे खाते में किसी ने भी जमा किया, मेरे खाते में जमा हुआ है नोटों के रूप में, कैश के रूप में, चेक के रूप में, तो वो प्राथमिक जमा हुआ, रियल में पैसा जमा हो गए। अब व्युत्पन्न जमा क्या होता है? व्युत्पन्न जमा वो जमा होता है जब बैंक किसी को लोन देता है, ऋण देता है। तो लोन देने और ऋण देने के लिए सबसे पहले मान लो एक व्यक्ति बी गया अकाउंट में, उसको चाहिए 50,000 रुपए का लोन। बैंक वाले ने कहा ठीक है हम दे देते हैं। तो बैंक वाले अपने यहाँ पर बी का एक अकाउंट खुलवाते हैं, फिर 50,000 रुपए को उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। और ये 50,000 रुपये कब दिया जाता है? जब बैंक के पास 50,000 रुपये कोई जमा करके जाता है, लोगों का पैसा जमा होता है, उस 50,000 के वैल्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ पर नोट जमा नहीं हुए, यहाँ पर इस 50,000 की वैल्यू के बराबर की वैल्यू इनके अकाउंट में जमा होता है, कुछ पैसा काटा जाता है, CRR वगैरह अभी बताता हूँ। तो प्राथमिक जमाओं के आधार, वैल्यू के आधार पर अगर किसी लोन लेने वाले अकाउंट में पैसे हस्तांतरित होता है, ट्रांसफर होता है, तो जितना पैसा इस अकाउंट में जमा होता है, इस जमा राशि को व्युत्पन्न जमा कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर नोट जमा नहीं हुआ लेकिन वैल्यू उसके अकाउंट में जरूर आ गया है। इसी को जो जब चाहे इसको चेक द्वारा निकाला जा सकता है। जब वो चेक निकालेगा तो जो नोट उसके पास है उसे सबको पता है इसके पैसा जमा, तो इकट्ठा सारा पैसा नहीं निकालेगा। ऐसे में जो पैसे जनरेट होते हैं उसे व्युत्पन्न जमा कहते हैं।
तो प्राथमिक जमा से जितना ज़्यादा व्युत्पन्न जमा होगा उसी को हम बैंक साख निर्माण की। अब साख निर्माण करने के लिए होता क्या है, ध्यान रखना पड़ता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में ये जो साख का निर्माण होता है इसके लिए जरूरी होता है किसकी, जरूरी होता है के की, जिसको बोलते हैं मुद्रा गुणक। क्या बोलते हैं, मुद्रा गुणक। मुद्रा गुणक ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में कितने गुना अधिक मुद्रा का साख का सृजन होगा, जिसको साख सृजन या साख गुणक के नाम से भी जाना जाता है। रॉकी जी कह रहे हैं सर व्युत्पन्न जमा समझ में, देखिए एक बार समझो। ए मतलब जैसे मान लो जो मैं गया, मेरा अकाउंट यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में, मेरा समझ लेना, मेरा अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में 10,000 जमा करके अपने घर आ गया। ठीक है रॉकी जी, थोड़ा ध्यान समझ लो। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं गया, 10,000 रुपये जमा करके आ गया, तो ये 10,000 रुपये कौन सी जमा होगी, प्राथमिक जमा हो गई। मेरे खाते में, मेरे अकाउंट में तुरंत मैसेज आ गया, अरे भाई पैसा आ गया अकाउंट में, प्लस हो गया, ग्रीन कलर में मैसेज आ गया। अब 10,000 रुपये कहाँ आ गया, बैंक में। बैंक में बीओबी के पास 10,000 रुपये जमा है। अब बीओ वाले क्या करेंगे, 10,000 रुपये को रखे रहेंगे, नहीं, बीओबी वाले क्या करेंगे, उस 10,000 का एक कुछ प्रतिशत काट के, इसको बोलते हैं सीआरआर, जो कि आरबीआई तय करती है। मान लो 20% है, तो 10,000 का 20% यानी कि 2,000 रुपये आरबीआई के पास चला जाएगा। बचा कितना, 8,000 रुपये। अब एक व्यक्ति है राम, राम क्या गया, 8,000 रुपये का लोन लेने गया, किसके पास, बीओबी के पास। बैंकों ने 8,000 रुपये का लोन राम को दे दिया, लेकिन ऐसे नहीं, राम के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर होगा। क्या राम को नोट मिले, नहीं, राम के अकाउंट में 8,000 रुपये जमा हो गया। तो इस 8,000 रुपये को हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न जमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न। तो प्राथमिक जमाओं के आधार पर लोन लेने वाले के अकाउंट में जो पैसा जमा होता है उसे व्युत्पन्न जमा कहते हैं। अब ये बात करते हैं कितना जमा हो सकता है, उसके लिए हमें ये पता पड़ेगा साख का निर्माण, जिसको साख गुणक, जिसके लिए फार्मूला यूज किया जाता है K = 1/R। धीरा जटा वो निवेश गुणक का फार्मूला बता रहे, अब हमें साख गुणक पढ़ना पड़ेगा। K = 1/R, और यहाँ पर R का मतलब होता है CRR या फिर LRR, कुछ भी बोल सकते हैं। ये वो धन होता है, जैसे 20%, ये वो धन होता है जो निश्चित रूप से एक कुल जमाओं का एक निश्चित भाग व्यापारिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो मान लीजिए केंद्रीय बैंक ने कहा कि भाई आप अपनी कुल जमाओं का 20% हर हाल में मेरे पास जमा करोगे, तो ऐसे में साख गुणक क्या कहता है, साख गुणक ये कहता है कि 1/20%, यानी कि प्रतिशत हटाया, ऊपर 100 बढ़ जाएगा, 2 20 यानी कि 5, यानी कि अर्थव्यवस्था में जितना भी पैसा जमा होगा उसका 5 गुना साख का निर्माण होगा। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में जमा हो रहा है 1,000 रुपये प्राथमिक जमा, इस 1,000 रुपये से अर्थव्यवस्था में कितना साख होगा, कितना पैसा बनेगा, आरबी 1,000 गुणा 5 यानी कि 5,000 रुपये। देखिए 5 गुना ज्यादा पैसा अर्थव्यवस्था में बन जाएगा। इसी 5,000 रुपये को साख निर्माण कहते हैं। अब बात आएंगे, क्या केवल एक ही बैंक, नहीं, साख निर्माण के लिए एक बैंक नहीं, पूरा बैंकिंग सिस्टम काम करता है। धीरज नौटियाल हेलो, कैसे, देखिए समझिएगा। अब इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा हिसाब किताब करना पड़ेगा। साख सृजन करने की प्रक्रिया कैसी होती है। मैंने अभी कहा कि एक अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक जमा कितना रुपए है, 1,000 रुपये है। आरबीआई ने कहा सीआरआर कितना है, मान लेते हैं 50% है। कितना प्रतिशत है, 50%। आरबीआई ने तय किया कि जितना भी पैसा आपके पास आएगा 50% भाई मेरे पास जमा करो। तो 50% होने का मतलब होता है कि बैंक ए में, बीओबी में, बैंक ऑफ बड़ौदा में 1,000 रुपये जमा हुआ। आरबीआई ने कहा कि 50% सीआरआर होगा, तो 50% सीआरआर होगा तो के कितना होगा, 1/50% यानी कि 2।
तो इसका मतलब होता है साख का सृजन कितना होगा यहाँ पर 1000 गुणा 2 यानी कि 2000 रुपये। मतलब 1000 से 2000 बनने तक की प्रक्रिया को साख निर्माण करने वाली प्रक्रिया कहते हैं। अब समझिए कैसे। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में 1000 रुपये जमा किया, आरबीआई ने कहा कि हमारे पास, भाई समझा रहे दीपक जी, दोबारा ही समझा रहे हैं कि साख निर्माण क्या होता है। एक बैंक के पास 1000 जमा होता है तो बैंक वाले क्या करते हैं, लोन बांटते हैं। बैंक के पास जितना भी आप पैसा जमा करते हो ना, बैंक वाले कभी अपने पास जमा करके नहीं रखते हैं, उसको तुरंत मार्केट में लगा देते हैं। लेकिन मार्केट में लगाने से पहले आरबीआई ये कहती है कि हमारे पास कुछ पैसा जमा करके रखोगे, उसको एलआरआर या सीआरआर कहते हैं। ठीक है, ये कंपल्सरी रखना ही पड़ेगा। मान लेते हैं आरबीआई ने कहा कि 50% सीआरआर होगा। 50% सीआरआर होने का मतलब मान लेते हैं कि 1000 रुपये अगर बैंकों के पास जमा होता है, उसमें से 500 रुपये आरबीआई के पास चला जाएगा और वो केवल 500 रुपये का ही लोन बांट पाएंगे, उधार बांट पाएंगे, यानी कि व्युत्पन्न जमा 500 का होगा। ठीक है, तो एक पहली किस्त है ये, पहले बार में डायरेक्टली 1000 रुपये। अब हमें ये देखना है कि 1000 2000 कैसे बनता है, ध्यान रखना। 1000 रुपये, अब 1000 रुपये में से 500 चला गया आरबीआई के पास, 500 चला गया लोन, जिसने लोन लिया। भाई जिसने लोन लिया वो कोई ना कोई तो काम करेगा, किसी ना किसी को तो पेमेंट करेगा। तो 500 रुपये दोबारा आ गया पंजाब नेशनल बैंक में। भाई इसने काम किया, अपने खाते में जिसको पेमेंट करना था कर दिया। 500 रुपये में से दोबारा से 250 रुपये जो है आरबीआई के पास चला गया और 250 रुपये का लोन अर्थव्यवस्था में चला गया। जब 250 रुपये अर्थव्यवस्था में गया, दोबारा से वो किसी दूसरे बैंक में चला गया, मान लो एचडीएफसी में गया, क्योंकि ये पैसा घूमता रहता ना, एक बैंक से दूसरे बैंक, दूसरे से तीसरा। तो एचडीएफसी पास गया, एचडीएफसी वाले 250 रुपये आ गया, बोलो फिर 250 रुपये का 50% काट के 50% का लोन बांट देंगे। फिर से लोन गया, वो लोन का पैसा कहाँ आ जाएगा, फिर से आ जाएगा किसी बैंक में, आईसीआईसीआई में 125 रुपये। 125 रुपये का कितना, 50% काट के रखा जाएगा, क्योंकि ये पैसा कहाँ चला जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास। 125 का आधा कितना हो जाएगा, 62 रुपीज 50 पैसे। ये इस प्रकार से ये लगातार रोटेट होता है। ये तब तक रोटेट होते रहेगा जब तक सीआरआर जीरो और व्युत्पन्न जमा भी जीरो ना हो जाए। ऐसे में प्रारंभिक जमा को हम जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, इन सब का टोटल 2000 बन जाएगा। सीआरआर का टोटल सब कुछ करेंगे तो ये 2000 बन जाएगा। सीआरआर का टोटल भी लगभग 1000 बनेगा और इसका टोटल भी 1000 बन जाएगा। ऐसे में अर्थव्यवस्था में 1000 और 1000 टोटल कितना बन गया, 2000 रुपये का निर्माण हो जाएगा। और उसके बाद ये कोई पैसा बनेगा ही नहीं, क्योंकि पैसा पूरा का पूरा आधा आरबीआई के पास और आधे का लोन चला गया है। इसके बाद उसके जब तक ये जीरो नहीं होता तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती। इस पूरी प्रक्रिया को हम साख के सृजन के नाम से जानते हैं। अब तक यहाँ तक अगर किसी को डाउट हुआ है कि साख के सृजन में, तो एक बार पूछ सकता है। जय श्री राम, हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम न्यू स्टूडेंट। हर एक न्यू स्टूडेंट को मेरा वेलकम है मेरे चैनल पर द इकोनॉमिक्स गुरु में। न्यू है तो सबसे पहला काम तो ये कीजिए, जो क्लास में आप जुड़े हैं उस क्लास को लाइक कर दो बेटा, न्यू है तो। और दूसरी बात है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्यों सब्सक्राइब करके रखोगे तो पुराने हो जाओगे। हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। डेली की लाइव क्लास शाम के 7 बजे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, चलिए जिसको समझ में नहीं आया, जिसको कोई डाउट है, रॉकी, धीरज जाटव, दीपक नौटियाल, जल्दी बताइए, क्योंकि एक टॉपिक और बचा है, 30 मिनट का क्लास और होगा। नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले केंद्रीय बैंक की, केंद्रीय बैंक के अर्थ, केंद्रीय बैंक के कार्य और केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण की। केंद्रीय बैंक, भारत में केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, आरबीआई, जिसका पूरा नाम है, देखिए लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। और वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, क्योंकि आपको नाम पता होना चाहिए कौन है वर्तमान में भारतीय गवर्नर, कौन, मिस्टर शक्तिकांत दास जी है, इतना ध्यान में रखना। ठीक है, ये गवर्नर का नाम ध्यान में रखना,
अब आरबीआई जो है, अब हमें समझना पड़ेगा कि केंद्रीय बैंक आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं। जब हम केंद्रीय बैंक की बात करते हैं, केंद्रीय बैंक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे सर्वोच्च संस्था होती है, जो उस देश के समस्त मौद्रिक और बैंकिंग ढांचे के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करती हैं। वो अपने देश में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जितने भी बैंक होते हैं, उन सभी बैंकों का सर्वे सर्वा होता है, उसके लिए नियम कानून तय करता है, उसके लिए गाइडेंस लगा रखता है। ओके, थैंक यू रॉकी धीरज, रिप्लाई करने के लिए लगातार बने रहिएगा। तो केंद्रीय बैंक मतलब सर्वोच्च संस्था, केंद्रीय बैंक मतलब केंद्र का बैंक, केंद्रीय बैंक मतलब एक ऐसा संस्था जो उस देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों को संचालित, रेगुलेट और नियंत्रित करती है। केंद्रीय बैंक के बारे में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने कहा है, केंद्रीय बैंक उस बैंक को कहते हैं जिसका प्रमुख कार्य मुद्रा का नियमन करना होता है। मतलब मुद्रा को नियमित करने वाला, नियमित मतलब रेगुलेट करने वाली संस्था को। वैसे मुद्रा को सृजित करने वाली संस्था कौन है, अभी पढ़ा, व्यापारिक बैंक। लेकिन उस सृजन को नियंत्रण करना भी कोई कितनी मर्जी करे, उसके ऊपर एक रेगुलेशन होना जरूरी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की बैंकिंग अर्थव्यवस्था का जो रेगुलेटरी होता है वो केंद्रीय बैंक होता है। डीकॉक ने एक्सप्लेन किया है, केंद्रीय बैंक मान्यता सामान्यतः उस बैंक को दी जाती है जो देश की मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली का शिखर होता है, मतलब उसका सर्वोच्च होता है। ऐसे में केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक और बैंकिंग संस्था की शीर्ष संस्थाएं जो चलन और साख का विकास, नियमन, नियंत्रण, राष्ट्र की आर्थिक विकास और आर्थिक स्थिरता के उद्देश्य से करती है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जो आपके लिए जरूरी है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट, ताकि आपको पढ़ना आसानी हो जाए कि केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों में क्या अंतर है। जब केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों की अंतर की बात करते हैं तो कुछ अंतर इस प्रकार से है। नंबर 1, बैंकिंग व्यवस्था में स्थान। केंद्रीय बैंक इसका बैंकिंग व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान होता है, जबकि व्यापारिक बैंक बैंकिंग प्रणाली का मात्र एक अंग होता है। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक अंग होता है, जबकि व्यापारिक बैंक सरकार का ऐसा कोई दायित्व नहीं होता है। नोट निर्गमन का अधिकार केंद्रीय बैंक को होता है, व्यापारिक बैंकों को इसका कोई अधिकार नहीं होता है। केंद्रीय बैंक किसी भी देश में केवल एक ही होता है, केवल अमेरिका में जहां 12 केंद्रीय बैंक है, उसके अलावा सभी देशों में केवल एक ही केंद्रीय बैंक होता है। जबकि व्यापारिक बैंक प्रत्येक देश में कई सारे होते हैं, अनेक अनंत कई सारे होते हैं। गिनती क्या है, भारत में कई सारे बैंक, सभी मिला के लगभग 40-50 के आसपास बैंक है, छोटे मोटे। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य व्यापारिक प्रणाली का सुचारू संचालन करना होता है, जबकि व्यापारिक बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ये प्रमुख, धीरज साफ नहीं हो रहा बेटा, थोड़ा सा जब इसको साफ लेना है तो आप लोग क्या करो, यूट्यूब में जब होता है ना एक रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन को बढ़ा लो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको रिटर्न नहीं किया, मैंने एक फोटो पेस्ट किया है, हो सकता है इसी कारण से थोड़ी दिक्कत हो। रेजोल्यूशन बढ़ा लो, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो, आ जाएगा। क्योंकि देखिए मेरे पास भी एक मोबाइल है, मेरे ख्याल से मेरे जो मोबाइल है, इस मोबाइल में मुझे क्लियर दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, देख लीजिए क्या आप सही आ रहा है। अब दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है। ओके ठीक, अब मेरे ख्याल से दिखाई देगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता बहुत है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों के अंदर अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा, इसका तुरंत सर्च ले लीजिए, क्योंकि जो मैंने पिक दिया है ना, ये एक्चुअली में आपको बहुत ही कम जगह मिलेगा, काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे भी मिला, और एक्चुअली में लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके लिए परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बैंक के कार्य, भाई लिख लो इस पॉइंट को, आपके एग्जाम पे आने की पूरी संभावना है। केंद्रीय बैंक एक ऐसा होता है, क्वेश्चन है जहां से रिलेटेड क्वेश्चन बदल बदल के आते रहते हैं। केंद्रीय बैंक के कार्य,
केंद्रीय बैंक के जो प्रमुख कार्य है, जिसमें सबसे पहला कार्य होता है नोट निर्गमन का। यहाँ पर एक वर्ड आएगा, लिख लीजिएगा, नोट निर्गमन का एकाधिकार। किसी भी देश में नोटों को जारी करने का एकाधिकार उस देश की केंद्रीय बैंक की होती है। जैसे भारत में जितने भी नोट आते हैं, 5 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट, 100 रुपए का नोट, 250, जितने भी नोट बनते हैं 1 रुपए के नोट को छोड़कर, वो सारे नोट जो होता है केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है ताकि देशों में नोटों में एक रूपता बनी रहे, लोगों का भरोसा अपने देश की मुद्रा पर हो और कोई बैंक जो है अनर्गल जो है नोटों को ना छाप सके। इसलिए यहाँ पर जो है नोटों को छापने का, जारी करने का एकाधिकार केंद्रीय बैंक को दिया गया। दूसरा, केंद्रीय बैंक अपने देश की सरकार के लिए बैंकर, एजेंट और वित्तीय परामर्शदाता का कार्य करता है। सरकार का अकाउंट जितना भी लेन देन होता है, सरकार को फाइनेंशियली नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, वो आरबीआई के थ्रू मिलता है। समस्त के व्यापारिक बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक बैंक के रूप में कार्य करता है। बैंकों के पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो केंद्रीय बैंक के पास जमा करते हैं, पैसा चाहिए तो उनसे लोन भी ले लेते हैं। अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना, अगर व्यापारिक बैंक अपने जमा का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास जमा करके रखते हैं तो ऐसे में आरबीआई का भी ये कर्तव्य बनता है कि जब व्यापारिक बैंकों को कहीं से भी फंड नहीं मिल रहा है, जबकि उसकी आवश्यकता हो, तो आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ही अंतिम ऋणदाता के रूप में व्यापारिक बैंक को ऋणों की पूर्ति कराती है। विदेशी विनिमय, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक अपने देश में जो मुद्रा का लेन देन होता है, विदेशी मुद्रा का, जैसे डॉलर का, बेटा रॉकी 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 आपने कहा केंद्रीय बैंक। देखिए, मुद्रा बैंकिंग वाला चैप्टर हो जाए, कल के क्लास में हम जो है इसके जस्ट बाद चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 4 के बाद चैप्टर नंबर 5 आ जाएगा। अब हम यानी कि परसों मान के चलिए, परसों मतलब संडे या फिर मंडे, संडे या मंडे को मैं आपको सरकारी बजट वाला चैप्टर पूरा कर दूंगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। रॉकी जी आपने कहा, हमने सुन लिया, बस जरूर होगा। तो विदेशी विनिमय कोषों के संरक्षक के रूप में कार्य करती हैं केंद्रीय बैंक। कितनी भी मुद्राओं का आना होता है, कितने डॉलर है, रिजर्व कितना बनेगा, रिजर्व की लेखा पूर्ति करना, ये सारा कार्य जो है किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय बैंक के द्वारा ही किया जाता है। समाशोधन क्रय का कार्य, मान लो एक बैंक ने दूसरे बैंक को पैसा दिया है उधार, बिल के रूप में, जिसको बोलते हैं कमर्शियल पेपर के रूप में, सीपी। तो अगर किसी बैंक को अचानक बीच में पैसे की आवश्यकता पड़ी तो इस सीपी को वो केंद्रीय बैंक के पास जमा करके अपने पैसे निकलवा सकता है। देश में साख की पूर्ति का विस्तार करना हो गया या फिर उसका नियंत्रण करना होता है, ये भी केंद्रीय बैंक के द्वारा, क्योंकि देश में अगर महंगाई स्थिति आती है, इसका मतलब साख बहुत ज़्यादा है, मंदी आती है, मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को बढ़ाना और घटाना साख नियंत्रण के रूप में आता है। ठीक है, और ये केंद्रीय बैंक के ही द्वारा किया जाता है। इसके लिए कई प्रकार की जो है विधियों का प्रयोग किया जाता है और साख नियंत्रण की अलग अलग विधियां होती हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा केंद्रीय बैंक कुछ कार्य और करती हैं, जैसे देश में फाइनेंशियल आंकड़ों को एकत्रित करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से संबंध रखना, देश के हित के लिए, देश के लिए लेन देन का कार्य करना, बैंकों का सर्वेक्षण करना, उनके ऊपर जो है नियंत्रण करना, उसके लिए नियम कानून बनाना, उनके लिए गाइडलाइंस तैयार करना, विकास गोष्ठी का आयोजन करना, देश की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, किस प्रकार से सुधारा जा सके, इस सब चीज़ों के बारे में सोचना, ये भी केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य में होता है। लेकिन उसके अलावा केंद्रीय बैंक का एक प्रमुख कार्य होता है कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता किस प्रकार से, अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता, यानी कि जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता मतलब सब कुछ मुद्रा से जुड़ा हुआ है। कभी कभी मुद्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है, जैसे अर्थव्यवस्था में चीज़ें महंगी होने लगती है, और कभी कभी मुद्रा की इतनी कमी होने लगती है कि मुद्रा की मांग जो है कम होने लगती है। ऐसे में इन दोनों स्थितियों को सुधारने के लिए, अर्थव्यवस्था को एक जैसा बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक को काम करना पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं साख का क्या करना, नियंत्रण करना। तो केंद्रीय बैंक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए देश में साख का नियंत्रण करती हैं। कैसे करती हैं, कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है, उसको समझना है। केंद्रीय बैंक के द्वारा साख का नियंत्रण की दो प्रमुख विधि हैं। एक है परिमाणात्मक, जिसको मात्रात्मक साख नियंत्रण कहते हैं।
दूसरा होता है गुणात्मक, जिसको चयनात्मक साख नियंत्रण के नाम से जानते हैं। जब हम परिमाणात्मक की बात करते हैं तो चार प्रमुख विधियां हैं। वैसे तो छः हैं, लेकिन फिलहाल आप चार ही पढ़ेंगे, क्योंकि आप कहीं कहीं चार दे रखा होता है, कहीं कहीं छः होता है। तो जो छः होता है छठा होता है, जो पांचवा होता है, मैं बता दूं आपको, कहीं ये ना कहे कि सर आप हमारे क्वेश्चन में बताया नहीं। पांचवा है रेपो रेट, और छठा जो है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो परिमाणात्मक का मतलब होता है एक ऐसी रीति जहां पर अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट मुद्रा पूर्ति को, यानी कि मनी सप्लाई को या तो बढ़ा दिया जाता है या घटा दिया जाता है। साख नियंत्रण का मतलब होता है व्यापारिक बैंक जो पैसा बांटते हैं लोन, उसको कंट्रोल करना, या तो उसकी मात्रा को बढ़ाना या घटा देना। गुणात्मक में डायरेक्टली मनी सप्लाई को इफेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसा काम किया जाता है कि ऑटोमेटिक साख नियंत्रण होने लगता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कौन कौन से, इसको विद एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले परिमाणात्मक की बात करेंगे। यहाँ पर इसके अंतर्गत नगद साख को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जाता है। बैंक दर नीति सबसे पहला है, जिसको बैंक रेट पॉलिसी के नाम से कहते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा बैंक दर होता क्या है। बैंक दर वह दर होता है जिस पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों को प्रथम श्रेणी व्यापारिक बिलों के पुनर्कटौती करता है और उन्हें ऋण देता है, वो भी दीर्घकालीन। यानी कि ये वो दर होता है जिस दर पर सेंट्रल बैंक से, आरबीआई से कमर्शियल बैंक को लोन आता है, और कमर्शियल बैंक अलग अलग कस्टमर को उसको बांटते हैं। मतलब मान लो आरबीआई से कमर्शियल बैंक को 5% की दर से लोन आया, इसको बोलते हैं बैंक दर, और कमर्शियल बैंक वाले जनता में उसको 5 से ज़्यादा में बांटेंगे, 6% में, तो ये होता है ब्याज दर। तो बैंक दर से ब्याज दर प्रभावित होता है। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार करना है, इनकी पैसे ज़्यादा बांटने हैं, तो बैंक दर को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जब बैंक दर कम होगा तो कमर्शियल बैंक वाले भी इसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये लोन सस्ता होगा तो लोग लोन लेंगे, अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा, मांग बढ़ेगी। वहीं पर साख का संकुचन करना है तो बैंक दर को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। जैसे ही बैंक दर बढ़ेगा कमर्शियल बैंक वाले भी बढ़ा देंगे। तो ऐसे में जब लोन महंगा हो जाएगा, लोग लोन कम लेंगे, अर्थव्यवस्था में पैसा कम जाएगा और साख का संकुचन होगा, पैसे कम होंगे। तो ये साख नियंत्रण की विधि है। दूसरा, खुले बाजार की क्रियाएं एक ऐसी क्रिया है जहां पर सरकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। सरकारी या निजी संस्थाओं की प्रतिभूतियों का मतलब शेयरों का, बॉन्डों का, अलग अलग प्रकार में। तो ऐसे में देश में अगर साख को संकुचित करना होता है तो सरकार जो सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करती है। विक्रय करने से क्या होता है ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बैंकिंग संस्था वाले इन प्रतिभूतियों को खरीदते हैं और अपना पैसा आरबीआई के पास दे देते हैं। आरबीआई को चला जाता है, इनके पास पैसा बचता कम है तो समाज में भी, अर्थव्यवस्था में पैसा कम जाता है। वहीं पर अगर साख का विस्तार करना होता है तो ये वापस खरीदना देते हैं। ऐसे में आरबीआई के पास से पैसा कमर्शियल बैंक के पास आ जाता है। कमर्शियल में पैसे बहुत ज़्यादा होता है, फिर वो जनता के बीच में लोन देने के लिए बांट देते हैं, जनता के पास पैसा दोबारा आ जाता है। तो ये कुछ स्थितियां होती हैं जहां पर साख का नियंत्रण किया जाता है। नगद कोष अनुपात, अभी मैंने थोड़ी देर पहले व्यापारिक बैंक को पढ़ाते वक्त इसको बताया था, सीआरआर। नगद कोष अनुपात वह अनुपात होता है जिसमें प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत कानूनी रूप से केंद्रीय बैंक के पास नगद रूप से, मान लीजिए एक व्यापारिक बैंक अगर एक दिन में 1,000 रुपये जमा कर रहा है और सीआरआर तय कर दिया गया 20%, तो हर एक व्यापारिक बैंक को अपनी 1,000 रुपये में से 20% यानी कि 2,000 रुपये काटना है और उस 2,000 रुपये को आरबीआई के पास जमा करना है। ऐसे पास उनके पास रहेगा कितना, 8,000 रुपये। तो 800 रुपये, 1,000 का 200 रुपये काट के 800 रुपये बचेगा। इस 800 रुपये का ही वो लोग क्या कर सकते हैं, साख बांट सकते हैं। तो इसमें साख का विस्तार करना हो तो ये सीआरआर को कम कर दिया जाता है, साख का संकुचन करना है तो सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है। तो अर्थव्यवस्था में जैसे साख का विस्तार कब किया जाएगा, जब अर्थव्यवस्था में मंदी होती है। संकुचन कब किया जाता है, जब अर्थव्यवस्था में महंगाई होती है। महंगाई को नॉर्मली क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं, और मंदी को क्या बोलते हैं, मुद्रा अविस्फीति। तो मुद्रा अविस्फीति की स्थिति में नगद कोष अनुपात को घटाया जाता है और मुद्रास्फीति को सुधारने के लिए नगद कोष को बढ़ा दिया जाता है, ध्यान में रखना।
सांविधिक तरलता अनुपात, ये भी सीआरआर का ही एक टाइप है, लेकिन अंतर क्या है, प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जमा का एक निश्चित अनुपात स्वयं के पास, सीआरआर में पैसा जो है आरबीआई के पास नगद रूप में रखना पड़ता है, लेकिन सांविधिक तरलता अनुपात में ये पैसा खुद के पास और तरल रूप, तरल मतलब किसी भी फॉर्म में रखना पड़ता है। मान लीजिए 1,000 रुपये है, आरबीआई ने तय कर दिया कि 20% जो है एसएलआर होगा, तो यहाँ से 200 रुपये काट के 800 रुपये ही रख पाएंगे, जिसमें से ऑलरेडी पहले से ही सीआरआर माइनस होगा। तो यहाँ पर भी साख का विस्तार करना है तो तरल कोषों को कम कर दिया जाएगा, साख का संकुचन करना है तो तरल कोषों को बढ़ा दिया जाएगा। ये चार प्रमुख रीति हैं। इन चारों रीतियों के बाद अब बात करेंगे चयनात्मक साख नियंत्रण की। ये एक ऐसी विधि होती है जहां पर डायरेक्टली मनी सप्लाई को कंट्रोल तो नहीं किया जाता है, लेकिन उसको नियमित करने के लिए कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं तो इनडायरेक्टली बैंकों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उनकी साख क्षमता पर इफेक्ट पड़ता है। उसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहला सीमांत आवश्यकता है, यह मार्जिन। अब सीमांत आवश्यकता कहती है, एक उदाहरण के समझिए, मान लीजिए आपको सोना गोल्ड लेना है और आपके पास 1,00,000 रुपए का गोल्ड है। क्या है, आपके पास 1,00,000 रुपए का गोल्ड है और आपको लेना है गोल्ड लोन। तो जब आप गोल्ड लोन लेने जाते हैं तो आपको पता होगा 1,00,000 रुपए का आपने अगर गोल्ड दिया है तो आपको लोन केवल 80,000 रुपए का मिलता है, ये 85,000 का मिलता है। कुछ भी हो, जितना पैसा आप जमा कर गोल्ड का होता है उसके बराबर का लोन नहीं होता है। इसका मतलब आपको 20,000 रुपये यहाँ पर कम लोन मिल रहा है, जबकि आपकी गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा है, लोन कम मिल रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आरबीआई की मार्जिन आवश्यकताएं बीच में आ जाती है। मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब प्रतिभूतियों के मूल्य और उधार दी जाने वाली राशि के अंतर को मार्जिन कहते हैं, और ये आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है कि हमेशा कभी भी जो भी मॉर्गेज होगा, जो भी प्रतिभूति होगी, उसके बराबर का लोन नहीं दिया सकता, उसके कम ही दिया जाएगा, और जो कम होगा उसी मार्जिन। तो ऐसे में साख का संकुचन करना होता है तो मार्जिन आवश्यकता को बढ़ाया जाता है, और साख के विस्तार के टाइम इसको कम कर दिया जाएगा ताकि लोन ज़्यादा जाए। साख की राशनिंग, इन सब चीज़ों के अलावा केंद्रीय बैंक अपने देश में व्यापारिक बैंकों के ऊपर साख की राशनिंग, राशि का मतलब कोटा फिक्स करना, अलग अलग बैंकों के ऊपर अलग अलग प्रकार से कोटा फिक्स किया जाता है, जो कि 4 प्रकार से हो सकता है। एक, विभिन्न बैंकों को दिए जाने वाला ऋण कम करना, यानी कि बैंकों को जो ऋण दिया जाता है बैंक दर पर उसको कम कर दिया जाना। अलग अलग बैंकों को साख का कोटा कि आप कितने का लोन बांट सकते हो, कितने का नहीं बांट सकते हो, ये पहले से ही तय कर देना। ठीक है। राधे कृष्णा, राधे राधे, कैसे हैं आप सर? अब आपका हेल्थ सही? बिल्कुल सही है बेटा, राधे कृष्ण हेल्प। सर मैं आपको सन 2022-23 का पेपर भेजा, उसका भी वीडियो बनाई। बिल्कुल 2022-23 का आपने भेजा है यूपी बोर्ड का, मैं वीडियो बना दूंगा। टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी इस टाइम आपको पता है और पेपर का सीजन है, ठीक है ना, और काफ़ी ड्यूटी वगैरह होती है इधर निभाने के बाद। जो टाइम मिलता है मैं आप सोचता हूँ आप लोगों को दिया जाता है। अब प्रैक्टिकल चल रहे हैं तो मुझे भी बार बार प्रैक्टिकल लेने जाना पड़ रहा है, हमारे स्कूल में प्री बोर्ड हो रहे हैं उसको करना होता है, सभी कुछ करने के बाद टाइम तो बन जाएगा। आपने दिया है क्योंकि आपका पेपर जो है यूपी बोर्ड का 27 फरवरी को है, तो उससे पहले यानी कि 27 को ना 10 फरवरी तक आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसके बीच में जो उत्तराखंड बोर्ड का भी करना है, 14 मार्च को पेपर है, फिर आपको 12 फरवरी को एमपी बोर्ड का पेपर है, एमपी बोर्ड के भी सैम्पल पेपर्स लाने, जितने लोग एमपी बोर्ड के जुड़े हुए हैं। फिर झारखंड बोर्ड का पेपर है, झारखंड बोर्ड का पेपर कब है बेटा? 17 फरवरी को। किसी विशेष बैंक को रुपया उधार देने से इनकार कर देना, या फिर अलग अलग बैंकों के लिए साख की सीमा निर्धारित करनी, ये सब साख नियंत्रण, साख की राशनिंग में आता है। उपभोक्ता साख नियंत्रण, देखिए अब कभी कभी होता है ये ना, क्या अब सबको पता है कि आज के समय में हर कोई व्यक्ति ईएमआई का नाम तो सुना ही होगा ना आपने, ईएमआई मतलब उधार पर मोबाइल खरीदना, उधार पर गाड़ी खरीदना इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो उधार पे इंस्टॉलमेंट में गाड़ी वगैरह खरीदा जाता, तो इसको बोलते हैं उपभोक्ता साख, जहाँ पर ये फैसिलिटी दिया जाता है कि जिसकी इनकम कम होती है, जो कैश में कोई सामान नहीं कर सकता, वो ईएमआई पर सामान खरीदे। तो ईएमआई एक ऐसी फैसिलिटी होती है जिससे साख का सृजन होता है। तो केंद्रीय बैंक कभी कभी विभिन्न वस्तुओं पर साख का नियंत्रण कर सकती है कि किन चीज़ों को किस्तों में बेचा जा सकता है और किन को नहीं बेचा जा सकता है। तो साख के विस्तार के लिए उपभोक्ता साख पर नियंत्रण कम कर दिया जाता है
और साख के संकुचन के लिए उपभोक्ता साख पर नियंत्रण बढ़ा दिया जाता है। आपको पता है कि आज के टाइम में रॉकी 10 को झारखंड बोर्ड का है बेटा, मेरे पास जो है 17 फरवरी को दे रखा है। किसने मुझे बताया 17 फरवरी को झारखंड बोर्ड का पेपर है, आप बता रहे हो 10 को है, तो मुझे इसको सही करना पड़ेगा ना। 10 को है ना। इकोनॉमिक्स का पेपर कब है रॉकी? इकोनॉमिक्स का पेपर कब है? 10 क्या 10 फरवरी को है, 10 मार्च को है? इसके अलावा प्रत्यक्ष, जब आरबीआई सभी प्रकार के उपायों को उठा लेती है केंद्रीय बैंक, उसके बावजूद भी अगर किसी बैंक के द्वारा केंद्रीय बैंक को आदेशों को नहीं माना जाता है तो प्रत्यक्ष कार्रवाई का मौका आता है। धीरज जाटा बता रहे हैं सर ईएमआई का पूरा नाम क्या है, तो वो तो फिलहाल मुझे भी याद नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ फुल फॉर्म ऑफ ईएमआई। ये होता है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई क्या होता है? इक्विटेड